नमस्कार दोस्तों। मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो के अंतर्गत सलेबस को कवर कर रहा था। तो उसमें पहले वीडियो लेक्चर में ये बताया था आरबीआई का हिस्ट्री, इतिहास, प्लस बैंक क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिया था। आज बैंकिंग सेक्टर में उत्पन्न होने वाले सारी समस्याओं को बताएंगे, जिसके अंतर्गत पहला एनपीए। एनपीए की समस्या कैसे दूर हो, दूसरी बैलेंस शीट की समस्या कैसे है, फिर इसके अंतर्गत ये बताऊंगा कि अरविंद अरविंद सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट क्या थी। चौथा, एआरसी कंपनियां होती क्या है, एआरसी कंपनियां पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा ये पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है एनपीए। एनपीए की समस्या क्या है, एनपीए होता क्या है। एनपीए तो इसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होती है कि एक ऐसी राशि जो 90 दिनों तक बैंकों के अंतर्गत लोन ब्याज दर नहीं आता है, तो उस राशि को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंक घोषित कर देते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला होता है डाउट एनपीए। इसका डे होता है 90 से 12 महीने तक, माह तक। दूसरा इस सब स्टैंडर्ड एनपीए, इसका होता है 12 माह से लेकर 3 ईयर्स। ये होता है लास्ट एनपीए। इसका 3 ईयर से अधिक होता है। इसके अंतर्गत यदि बैंक वसूली करे तो इसमें 15% राशि को निकाल के रख लेता है। इसके अंतर्गत 40% राशि को निकाल के रखता है कि आगे के लिए काम करेगा। इसमें 100% मान लेता है कि सारी राशि चली गई, काम खत्म है, ठीक है। ये हो गया, टाइप्स हो गया। अब आती है बारी एनपीए के कारण। एनपीए के कारण, एनपीए बढ़ता कैसे है। तो एनपीए बढ़ने के कई कारण है। पहला जो कारण होता है इसका एनपीए बढ़ने का, इसके अंतर्गत किसानों का ऋण माफी। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का स्ट्राइक, मजदूरों का स्ट्राइक होने पे भी यह होता है। तीसरा, पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट खराब होना। चौथा, कंपनी का
कार्य एवं मैनेजमेंट खराब होना। पांचवा, राजनैतिक हस्तक्षेप। ये 5 कारण हैं जिस पे एनपीए का बहुत तेजी से बढ़ता है। और एक चीज़ है, यदि पब्लिक सेक्टर का एनपीए बढ़ेगा तो लोन देने की कैपेसिटी घटेगी, ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज जाएगा। लोन देने की कैपेसिटी गिरत होगी तो जीडीपी नीचे जाएगी, जीडीपी नीचे जाएगी तो स्वाभाविक है इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये कारण, ये 5 चीज़ें हैं। अब यहीं पे एनपीए का प्रभाव मैं बताता हूँ। एनपीए का हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव, एनपीए का प्रभाव क्या पड़ता है वो सारी चीज़ें बताते हैं। अब इसी में कारण में एनपीए का प्रभाव क्या करेगा, किसानों के माफ़ी देने की वजह से अब इनके पास पैसा नहीं होगा जब, तो इनकी पूरी दशा चौपट हो गई। यानी प्राइमरी सेक्टर चौपट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर चौपट हो गया, खराब हो गया। पब्लिक सेक्टर का होगा तो ये लोन, ये वाली होगी, लोन कम देंगे तो जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा, ग्रोथ रेट कम होगा तो सारा विकास कम होगा। ये सारी चीज़ें होगी। इसमें एक आता है एनपीए स्ट्रेस। एनपीए स्ट्रेस एक नया शब्द है, एनपीए स्ट्रेस। ये क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। स्ट्रेस है एनपीए, स्ट्रेस एनपीए क्या होता है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। स्ट्रेस एनपीए ये क्या होता है, तो एक प्रकार के ऐसा एनपीए जिसमें किसी भी रिकंस्ट्रक्ट करने का एसेट्स प्लस राइट्स एसेट्स प्लस एनपीए तीनों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसको स्ट्रेस एनपीए कहते हैं। क्या रिकंस्ट्रक्शन एनपीए क्या होता है ये आगे मैं बता दूंगा, बस इतना जान लें कि ये किस तरीके से काम करता है। अब नया टॉपिक इसका ही पढ़ेंगे इसमें कि एनपीए को दूर करने के उपाय। एनपीए को दूर करने के उपाय, ठीक है। एनपीए को दूर करने के उपाय में पहला हम पढ़ेंगे कुछ आरबीआई का रूल्स एंड गाइडलाइन, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे प्रोजेक्ट इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद एआरसी कंपनी है, ठीक है। चौथा प्रोजेक्ट सशक्त, ये आगे आना है। पांचवा बैड लोन्स, बैड बैंक। ये चारों पांचों उपाय हैं जिसके सहायता से हम कर सकते हैं। फिर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, ये 5 उपाय हैं जहां से एनपीए की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ कुछ राजनीतिक जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी होती हैं। छठा में राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काम करती है जो एनपीए को काउंट करने में, देने में। जैसे एग्जांपल में ये समझ जा देता हूँ कि जैसे विजय माल्या ने 4,000 करोड़ या 5,000 करोड़ रुपये लेके लूट के भाग गया। यदि पॉलिटिकल इच्छा सही रहती तो वो जिस समय जा रहा था उसको पकड़ लिया जाता और उस पर कार्रवाई की जाती, वो विदेश भागता नहीं। नीरव मोदी के भी संदर्भ में ही होता। कहीं ना कहीं राजनीतिक
हस्तक्षेप बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है पढ़ने में। इन सबको दूर करने की आवश्यकता है। बैंकों को अधिक स्वायत्ता देने की बात है, जिससे वो अच्छे से काम कर सके। अब दिया मैं हूँ और उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, नेता उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्बाद तो बैंकिंग सिस्टम होगा ही होगा। यह है एनपीए को दूर करने के उपाय। इसमें एक नेट, अब यदि यहाँ पे ये लिखा जाए कि निष्कर्ष कैसे होगा, पूरा पीटी कमेंट्स के क्या है, फिर कितने प्रकार के होते हैं, फिर इनके कारण क्या हैं, उपाय क्या है, प्रभाव क्या है, अब निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, तो आज आवश्यकता है एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर बैंकों को अधिक से अधिक स्वायत्ता दिया जाए, आरबीआई के गाइडलाइंस दिया जाए, जिससे वो आसानी से इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। ठीक है, ये था एनपीए से संबंधित जितना टॉपिक, उसको मैंने कवर किया। दूसरा जो टॉपिक आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैंकों का क्या होता है, तो मैं एक लाइन में बता दें। सपोज दैट एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक। इसमें दो बैंकों का कार्य में मैं बताया था, जमा स्वीकार करना, दूसरा होता है ऋण देना। सपोज दैट इसको बोलते हैं लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं एसेट्स, ठीक। तो बैलेंस शीट ये होता है कि इसमें से एल माइनस की ए जो प्रॉफिट के रूप में जो बचा, उसी को कहते हैं बैलेंस शीट बैंक्स का, ठीक। तो बैलेंस शीट की अब समस्या ये है कि इस समय एनपीए बढ़ने से बैंकों का जो बैलेंस शीट है खराब हो गई है। ऋण तो वो ज़्यादा देते हैं, प्राप्तियाँ कम होती है, तो स्वाभाविक है कि उनकी बैलेंस शीट खराब होगी। इसके लिए यदि देखा जाए तो दो प्रकार के, सपोज दैट इसका जो कार्य होता है मुख्य रूप से बैंक्स को हेल्दी बनाने के लिए वो अच्छे से काम कर सके। अब यहाँ पे भी दो भाग होता है। यदि बैंक्स का बैलेंस शीट खराब हो, बैड हो, यदि बैंक्स का बैलेंस शीट गुड हो, अच्छा हो, तो क्या देख सकते, ये जो बैंक का बैड हो, मतलब बैलेंस शीट खराब हो, तो उसके लिए 2004 में नियम बनाए गए थे। इससे होगा क्या कि यदि किसी बैंक का बैलेंस शीट खराब होगा तो स्वाभाविक है लोन देने की प्रक्रिया उसकी खराब हो जाएगी। दूसरी जो इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, डेफिसिट, सारी चीज़ें उसकी बढ़ती रहेगी। लोन रिकंस्ट्रक्ट करने की सारी समस्याएं आती रहेगी। यदि अच्छा है तो उसका परफॉर्मिंग काम करना अच्छा होगा। कोई विदेशी इन्वेस्ट करता है तो पहला चीज़ यही देखता है कि उस बैंक का एनपीए कैसा है, उस देश के बैंकों का बैलेंस शीट कैसा है, तभी वो इन्वेस्ट करने आते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस शीट क्लीन रखा जाए। तो बैलेंस शीट क्लीन रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, अरविंद सुब्रमण्यम समिति। अरविंद सुब्रमण्यम बैलेंस शीट को सुधार के लिए एक समिति बनी, जैसे अरविंद सुब्रमण्यम समिति कहते हैं।
ये क्या है, इसके सुझाव इम्पोर्टेंट हैं। पहला इसने कहा एआरसी कंपनियां बनाई जाए। क्या होती है एआरसी कंपनियां में, अभी जस्ट आगे बताऊंगा। पी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का काम किया जाए, ये भी आगे पढ़ना है, मैं पढ़ाता जाऊंगा। अब जस्ट चीज़ें ठीक है। उसके साथ साथ मिशन इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, प्रोजेक्ट सशक्त, और पांचवा के रूप में बैड बैंक्स बनाया जाए। ये इन्होंने सुझाव दिया अरविंद सुब्रमण्यम समिति ने। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके पढ़ाते जाता हूँ। तो पहला चीज़ है एआरसी कंपनियाँ। एआरसी कंपनी, एआरसी कंपनी, एआरसी कंपनी होती क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो बैंकों का लोन बढ़ जाने के बाद उससे रिटर्न में लेने की कैपेसिटी रखती है, तो उसे कहते हैं एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये रेगुलेट आरबीआई द्वारा होती है। ठीक है, अब इनका कैसे काम करती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई बैंक है, आईडीबीआई, जैसे पीएनबी बैंक है। एआरसी कंपनियां होती क्या हैं ये चीज़ें बताते हैं। जैसे एक प्रकार की एक कंपनी होती है, या नॉन रजिस्टर्ड कंपनी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। हाँ, ये बात सही है कि आरबीआई रेगुलेट करता है। इसकी खासियत होती है आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करना होता है इन्हें। ये काम क्या करती हैं, जैसे मान लो कि पीएनबी बैंक है, ठीक है, इसका 4,000 करोड़ का एनपीए है। फर्स्ट कंपनी मान लो, फर्स्ट एक कंपनी एबीसीडी नाम की एक कंपनी है। ये 4,000 करोड़ को 2,000 करोड़ के रूप में खरीद ली। अब खरीदने के बाद क्या करेगी, अब ये 2,000 करोड़ पीएनबी को मिल गया, ठीक है। अब इसको जैसे चाहेंगे कंपनी, अब इस किसी व्यक्ति विशेष से माल्या अब माल्या से कैसे वसूलना है ये डिसाइड करेगी। या तो उसकी संपत्ति बेच के वसूल ले, या तो उसकी सामानों को जब्त करके वसूल ले, जिस तरीके से वसूल करे उसकी हर चीज़ें अब इसको ये सहायता दी जाएगी। हाँ, इसमें मर्डर वो सारी चीज़ें नहीं करना है कि पता चले कि मार के वसूल ले, कुछ नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। उसका अपडेट गाइडलाइन ये आरबीआई जारी किया है, आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो सब फॉलो करना है, जिसके अंतर्गत आईबीसी के अंतर्गत सारफेसी एक्ट, सारफेसी एक्ट 2002 के तहत गाइडलाइन 2000 के तहत इसकी गाइडलाइन जारी की गई कि तुझे ये काम करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि जो पहली एआरसी कंपनी बनी थी, फर्स्ट एआरसी कंपनी कब बनी थी, तो इसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाया था पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई बैंकों ने पहली बार यही मिलकर फर्स्ट एआरसी कंपनी बनाए थे, क्योंकि उस समय इसका जो लोन था 4,000 करोड़ रुपया हो गया था। इसका अब इसमें इसकी गाइडलाइन जो एआरसी कंपनी की होती है, आरबीआई की तो फॉलो करना होता है। मैंने बोला ना कि मर्डर वर्डर नहीं करना है, तो ये सारे गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी फॉलो करना है एआरसी कंपनी।
कंपनियों के लिए। ठीक है, इसके लिए और एक प्रावधान लाया गया कि यदि इस मामले में कोई मुकदमेबाजी होती है, कुछ होता है, तो उसके लिए करना क्या होगा कि जैसे मान लो कि मुकदमेबाजी हो गया, तो इसकी सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट है जिसे DRT कहते हैं, डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन ट्रिब्यूनल। ठीक है, डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन ट्रिब्यूनल ये दो प्रकार से होते हैं। ये एक प्रकार का कोर्ट है जिसके जजों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। सर, ये DRT एक पर्टिकुलर केस के लिए ही